मिस्र की मम्मी की डरावनी कहानी। 3200 साल। यह कहानी ईसा से भी 1357 साल पहले की है, जब मिस्र पर शहंशाह अखनातन का राज था। धार्मिक चर्चा करते करते बाप बेटी में बहस प्रारंभ हो गई और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़ गए। जब शहजादी अपने तर्क से टस से मज नहीं हुई तो शहंशाह के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उसने तय कर लिया कि शहजादी अब स्वर्ग नहीं जाएगी, भले ही इसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। लेकिन इसके लिए उसका बदनसीब होना आवश्यक था। उसे बदनसीब बनाने की शहंशाह की सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। ईश्वर भला अपने पुतलों को बदनसीब कैसे मान ले, वैसे भी इंसान के प्रयासों से कुछ होने वाला नहीं है। शहंशाह अखनातन ने शाही धर्मगुरु को बुलाकर पूछा, शहजादी बदनसीब कैसे बनेगी जिससे उसे नर्क ही मिले। लेकिन कोई भी धर्मगुरु ऐसा नहीं था जो यह उपाय बता सके कि शहजादी नर्क में किस प्रकार जा सकती है। यह जलील पिता शहंशाह अखनातन था। अखनातन मिस्र के प्रसिद्ध शहंशाह तूतनखामन का ससुर था। जब सारी कोशिशें निष्फल चली गईं तो उसे ध्यान आया मिस्र के दर्शन का, जिसमें स्पष्ट वर्णित था कि नापाक और बेआबरू औरत के लिए स्वर्ग में जगह नहीं होती है। तब उसने शाही धर्मगुरुओं को खुद आदेश दिया कि वह शहजादी के साथ मिलकर उसका बलात्कार करें, जिससे वह बेआबरू और नापाक हो जाए। आदेश की देर थी कि भूखे भेड़ियों की तरह वह धर्म के कथित ठेकेदार इस अमानवीय कृत्य पर तुल गए और सबने उसके साथ सामूहिक कुकर्म कर उसकी जान ले ली। इसके बाद शहजादी का दायां हाथ काटकर उसे मम्मी के रूप में संरक्षित कर दिया गया। हाथ कटी शहजादी का शव बादशाही घाटी में ले जाकर वहां के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इसके बाद कई पीढ़ियों को पार करता हुआ शहजादी का वह हाथ शेख शहजन के पास आ गया। शेख को एक दिन अचानक मलेरिया ने शिकार बना लिया। उसका बुखार बार बार उतर भी जाता था और फिर से कपकपी के साथ चढ़ जाता था। मलेरिया बुखार में होता भी यही है। बुखार से कभी उसका बदन जलने लगता था और कभी वह सर्दी के मारे कांपने लगता था। चिकित्सा करा करा कर वह थक गया था। आखिर उसने अपनी चिकित्सा विख्यात तांत्रिक और मनोविशेषज्ञ काउंट हावर्ड से करानी शुरू की। कुछ दिन की चिकित्सा से ही काउंट ने उसे एकदम स्वस्थ कर डाला था। शेख ने फिर उपहार में उसे स्वर्ण निर्मित पेटी में संरक्षित शहजादी का हाथ दे दिया। इसके साथ उसने शहजादी की मार्मिक कहानी काउंट को बताई थी। यह वाकया सन 1880 का था। तांत्रिक काउंट ने मम्मी बनाया गया वह हाथ लंदन के राष्ट्रीय संग्रहालय को भेंट करना चाहा, लेकिन संग्रहालय में ऐसे भंग अंग रखने की प्रथा न थी, इसलिए इसे स्वीकारने को वहां के प्रबंधक तैयार न हुए। तब पीढ़ियों पुराना वह हाथ काउंट ने अपने निवास की एक अलमारी में रख दिया था। काउंट हावर्ड ने अक्टूबर 1922 में कुछ आवश्यक कागजात तलाश करते हुए उस अलमारी को खोला। स्वर्ण जड़ित पेटी देखकर उसे ख्याल आया, क्या वास्तव में इसमें किसी शहजादी का कटा हुआ हाथ है? देख तो लूं। अलमारी के अंदर रखी वह पेटी काउंट ने निकाल ली, लेकिन पेटी खोलते ही उसकी हैरानी और भय का ठिकाना नहीं रहा। उस हाथ की खाल बदरंग और सिकुड़ी हुई थी। था भी तो वह 3200 वर्ष पुराना, लेकिन अगले ही पल बेरंग और झुर्रीदार खाल ताजा रूप में परिवर्तित होने लगी। इसके बाद उस त्वचा पर सुनहरे रंग के आकर्षक और बड़े कोमल रोए नजर आने लगे थे। डर के कारण तांत्रिक काउंट के मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर दौड़ती हुई उसकी पत्नी वहां पर आ पहुंची। उसने पति से पूछा, क्या हुआ? जब तक वह कोई जवाब देता कि उसकी पत्नी को सुनहरी पेटी में सुरक्षित रखा गया हाथ नजर आ गया। हैरत और डर के मिले जुले भावों के साथ उसने पूछा, यह क्या है? तब काउंट ने उसे सब कह सुनाया। भय से कांपती उसकी पत्नी हैरानी से कह उठी, इतना पुराना हाथ, लेकिन यह तो बिल्कुल जीवित इंसान का हाथ दिखाई दे रहा है। इसमें तो पूरी तरह जीवन के लक्षण नजर आते हैं। निर्जीव हाथ को सजीव होते देख चुका काउंट क्या बताता, स्वयं उसकी दशा भी पत्नी सरीखी ही थी। काउंट पत्नी से परामर्श मांगने वाले भाव से बोला, शाही सम्मान के साथ इस हाथ का अंतिम संस्कार कर दे तो सही रहेगा। आपका कहना उचित है। ईसाई धर्मावलंबियों में 31 दिसंबर संत दिवस माना जाता है, इसलिए उस हाथ के अंतिम संस्कार के लिए तांत्रिक काउंट ने वही दिन नियत कर लिया था। यह सन 1922 का वाकया है। काउंट हावर्ड ने नियत तिथि को वह हाथ अग्नि के हवाले कर दिया तथा मिस्र के ग्रंथों को पढ़ने लगा। बाद में जैसे ही उसने पुस्तक बंद की तो धड़ धड़ भड़ा भड़ाम जोरदार धमाकों ने कमरा हिलाकर रख दिया और वहां हो रहा प्रकाश भी स्वयं ही गुल हो गया। हवा के भयानक झकोरे कमरे के अंदर घूमने लगे तथा जाने कैसी अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। पति पत्नी इस स्थिति से घबरा उठे, लेकिन तभी तेज आवाज हुई, भड़ाक, और वहां का दरवाजा अपने आप खुल गया। काउंट और उसकी पत्नी ने अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश की तो वह दोनों लड़खड़ाते हुए धरती पर जा पड़े। वह बुखार के मरीज की तरह कपकपा रहे थे। हवाएं चक्रवात बनी हुई थी। उसी समय पेटी से निकले हाथ को काउंट ने जिस आतिशदान में अग्नि के हवाले किया था वह फिर से दहक उठा। तब काउंट की निगाह आतिशदान की तरफ गई।
वहाँ निगाह पड़ते ही वह हैरानी से उछल पड़ा। उसकी घबराहट बढ़ गई। अपने शरीर पर शाही पोशाक धारण किए लंबे कद की एक बहुत खूबसूरत युवती उस आतिशदान में जल रही आग के पास खड़ी हुई थी। उसके कंधे से झूलते कीमती शाल का एक सिरा फर्श पर टिका था। सोने का बना एक दमकता सांप उसके माथे पर चमक रहा था, लेकिन उसका दायां हाथ गायब था। तभी उस खूबसूरत युवती ने अपना हाथ आगे किया और आग में डाला गया हाथ निकालकर वहां से गायब हो गई। दूसरे दिन काउंट हावर्ड ने यह पूरा हादसा अपने बचपन के एक दोस्त लॉर्ड इरविन को लिखकर भेज दिया। इरविन उत्खनन तथा पुरातन वास्तु कौशल का प्रसिद्ध ज्ञाता था। जब यह पत्र प्राप्त हुआ तो लॉर्ड इरविन ने मिस्र की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम निश्चित कर लिया। फिर एक दिन लॉर्ड इरविन मिस्र में पहुंच ही गया। वह हावर्ड द्वारा बताई शहजादी की कब्र खुदवाने का विचार लेकर वहां गया था। जब इरविन ने इस उत्खनन कार्य के लिए श्रमिकों को एकत्र किया तो उनमें से एक ने समझाना चाहा, देखिए, वैसे तो आपकी मर्जी है, लेकिन समझाना हमारा फर्ज है कि शाही कब्र और मकबरों में खतरनाक रूहें होती हैं, इसलिए उन्हें न छेड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसने मजदूरों की सलाह को अंधविश्वास ठहराते हुए हवा में उड़ा दिया। उसने उनकी छुट्टी कर दी तथा अन्य मजदूरों को बुलवा लिया। उन्हें लेकर वह खनन स्थल पर पहुंच गया। वह सरकार से इस कार्य की आज्ञा ले चुका था। घाटी में इरविन ने खुदाई शुरू करा दी। इस दौरान कई कक्ष सामने आए। वे सब खाली थे, लेकिन एक कक्ष ऐसा भी मिला जिसके दरवाजे अच्छी तरह से बंद थे। शायद इसमें कुछ था। मजदूरों से उसने इस कक्ष का दरवाजा खोलकर अंदर चलने के लिए कहा, किंतु जाने क्यों वह अंदर जाने के नाम पर ठिठक गए। तब खुद इरविन और उसके साथियों ने ही यह कार्य किया। अंदर जाने पर इरविन को वहां पर एक सुनहरे रंग का संरक्षित ताबूत मिला जिस पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी। उस कमरे की साज सज्जा भी प्राचीन सभ्यता के अनुरूप और उच्च कोटि की थी। उस सुनहरे ताबूत का ढक्कन खोलने पर लॉर्ड इरविन को उसके भीतर किसी शहंशाह का शव रखा हुआ मिला। यह शहंशाह तूतेनखामन की मम्मी थी। मम्मी हर प्रकार से ठीक ठाक थी। देखने से आभास हो रहा था कि जैसे उसकी मौत अभी अभी हुई है। स्वर्ण निर्मित एक चमगादड़ शहंशाह की मम्मी के सीने पर रखा हुआ था। यह चमगादड़ काफी बड़े साइज का था, जिसमें बहुमूल्य हीरे सजाए गए थे। चमगादड़ को छूते ही इरविन ने एक खौफ सा महसूस किया। उस कमरे में किया गया प्रकाश भी उसी समय गायब हो गया और लगा कि बल्ब के तार ही रंगीन चमक रहे थे। इसके साथ ही बहुत ठंडी तथा बहुत तेज आंधी सी चलने लगी। सारा कमरा बर्फ सा सर्द हो गया था। हवा के तेज झोंके तो गूंज ही रहे थे। किसी बड़े पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट भी शोर कर रही थी। कुछ पल बाद उड़ते हुए अनेक चमगादड़ वहां पर आ पहुंचे और इरविन के सिर पर चक्कर काटने लगे। खौफ से इरविन पक्का पड़ गया, लेकिन लालच फिर भी उसके दिल में भरा था। इसलिए आगे बढ़कर उसने मम्मी की पट्टियों पर हीरे जवाहरात से निर्मित खड़ा हुआ चमगादड़ खींच लिया। ऐसा करते ही उसे घुटन का ज्यादा आभास हुआ और वहां से भाग जाने की इच्छा होने लगी थी तथा उसकी सांसें भी फूलने लगी। भयभीत इरविन वहां से दौड़ चला तथा जल्दी ही मकबरे के दहशतनाक वातावरण से खुले वातावरण में आ पहुंचा। उसके साथी वहां प्रतीक्षा में खड़े थे। इरविन ने मुट्ठी में वह कीमती चमगादड़ दबाया हुआ था। तभी वह बेहोश होकर धरती पर जा पड़ा। तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए इरविन के साथी वहां से उसे उठाकर होटल पहुंच गए और वहां डॉक्टर बुलवाया। चिकित्सा सुविधा के बाद उसकी चेतना लौटी। भय के बादल उसकी आंखों में नजर आ रहे थे और चेहरा बिल्कुल सर्द दिखाई पड़ रहा था। साथी भी उसकी दशा देखकर चिंतित हो गए। उसके एक साथी ने सवाल किया, तुम इतने डरे हुए हो इरविन, क्या बात है? स्वयं को संभालने का पूरा प्रयास करता हुआ इरविन बोला, बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आज ही यहाँ से वापस जाएंगे। हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि मकबरों के खनन से परहेज रखो, लेकिन तुम्हारी ही समझ में नहीं आया था। शताब्दियों पुराने प्रेतग्रस्त मकबरों की खुदाई उचित नहीं है मेरे दोस्त। अतीन्द्रिय शक्ति संपन्न रूहों की कहानी में कोई तो सच्चाई अवश्य है। मैंने यह भी सुन रखा है कि लाश को कफन से निकालना बहुत बड़ा गुनाह होता है और एक प्रकार से दुर्भाग्य को निमंत्रित करना है। कब्र के स्थान पर उत्कीर्ण लिखाई को पढ़ने और छूने के नतीजे भी बड़े विनाशकारी होते हैं। इरविन के दूसरे साथी ने कहा, जो स्वयं भी भयभीत दिखाई दे रहा था। उसने इरविन के डरे हुए चेहरे पर निगाहें टिकाई हुई थीं। मैं इन मकबरों की आज के बाद कभी भी खुदाई नहीं करूंगा, यह शपथ लेता हूँ। अपने मित्र के सामने इरविन ने शपथ तो ले ली, लेकिन शहंशाह की मम्मी के सीने से खींचा गया रहस्यमय कीमती चमगादड़ उसने वापस कब्र में नहीं पहुंचाया। वह चमगादड़ उसने सबकी निगाहों से छुपाकर अपने सामान में इस प्रकार रख लिया कि कोई जान ना पाए तथा अपने दल के किसी सदस्य को उसने इस विषय में कुछ बताया भी नहीं। लक्सर क्षेत्र में लॉर्ड इरविन तंबू गाड़कर रात को जिस समय आराम कर रहा था, तो उसी समय एक रहस्यमय शोर के कारण उसकी नींद खुल गई। बिस्तर से उठकर उसने तंबू से बाहर देखा, जहां बहुत तेज चीखों के साथ डरावना शोर मचाता हुआ एक विशाल चमगादड़ उसे दिखाई दिया।
जाने क्यों इस चमगादड़ को देखकर वह मन में खौफजदा हो उठा था। उस चमगादड़ को भगाने का इरविन ने लाख यत्न किया, लेकिन वह तंबू के आसपास मंडराता ही रहा। कई बार तो अपनी भयानक चमकती आंखों से इरविन को घूरते हुए उस रहस्यमय चमगादड़ ने इरविन पर हमला भी कर दिया था। इरविन ने जीवन में पहली बार इतना भयानक चमगादड़ देखा था। उसके साथी नींद में गाफिल होकर सो रहे थे। सारी रात घबराया हुआ इरविन ऐसे ही जागता और बाहर मंडराते चमगादड़ की दिल हिलाने वाली तेज चीखें सुनता रहा। चमगादड़ के भयंकर ढंग से पंख फड़फड़ाने की आवाजें जाने के समय बंद हुई। तुरंत ही उसने उठकर सतर्कतापूर्वक तंबू के बाहर झांका और देखा कि तंबू से दूर जाता वह विशाल चमगादड़ नील घाटी को पार करके लक्सर की तरफ बढ़ा जा रहा है। थोड़ी देर में ही सुबह होने वाली थी। जाने कैसी अनजानी आशंका उसने महसूस की कि वह अपने सोए हुए साथियों के तंबू में जा पहुंचा। उसने अपने सब साथियों पर निगाह डाली, लेकिन एक साथी का जब चेहरा देखकर जब उसे जगाना चाहा तो वह चीख पड़ा। उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि वह मरा हुआ पड़ा था। उसके चिल्लाने की आवाज से बाकी सारे साथी भी जागकर बैठ गए। कुछ देर में ही वह जान चुके थे कि उनका एक साथी दुनिया छोड़ चुका है। इरविन के दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है उस कीमती चमगादड़ के कारण ही हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को अपने मन का वहम ही जाना। दूसरी रात फिर वही सब होने लगा। आज वह अपने साथियों के साथ ही एक तंबू में सोया हुआ था कि चमगादड़ की मनहूस फड़फड़ाहट की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। चिरपरिचित डरावने स्वर से इरविन के प्राण सूख गए थे। उसे लगा कि आज फिर किसी की बारी है। जल्दी से उठकर उसने अपने साथियों पर निगाह डाली तो एक के माथे पर पसीने बूंदें झिलमिला रही थी और चेहरे पर डर की परछाई स्पष्ट दिख रही थी। वह सोच में पड़ गया, वह चमगादड़ क्या सोते हुए किसी इंसान की भी सोच पर छाया डालने में समर्थ है। कुछ देर बाद चमगादड़ वहां से चला गया था। इरविन ने फिर से अपने साथी पर निगाह डाली। वह शांति से सोया हुआ था। इससे इरविन ने शांति महसूस की। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई, लेकिन वह सपने में तूतनखामेन मकबरे में पहुंच गया था। लेकिन मकबरे के भीतर शब्दों में न समा सकने वाला अंधेरा फैला हुआ था। पता नहीं कि उस अंधेरे में डूबे मकबरे में वह स्वयं कितने समय कैद रहा। लेकिन अचानक गूंजी किसी की चीख ने उसकी नींद तोड़ दी। इरविन उठ बैठा। उसने अपने साथियों पर निगाह डाली तो वे नींद में पसीने पसीने था। वह साथी ईश्वर को प्यारा हो चुका था। घबराकर लाड इरविन ने वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और दूसरे स्थान पर आ गया। फिर भी दुर्भाग्य उससे चिपका ही रहा, क्योंकि एक एक कर उसके साथी दुनिया छोड़ रहे थे और वह स्वयं भयानक सपनों में छटपटाता रहता था। अब ये देकर उसका एक ही साथी बचा था। रात के समय सोते हुए वह सपनों में एक विशाल कक्ष में जा पहुंचा था। फिर एक के बाद एक कई कक्ष पार करके वह गिरजाघर जैसे स्थान पर पहुंच गया था। यहाँ से होकर वह ऐसे स्थान पर आ गया जहाँ पर पत्थर से निर्मित मिस्र के लोगों की प्रतिमाएं रखी थी। इसके बाद वह नील के पुरातन मकबरों के हैरतनाक कक्षों से निकलने लगा। उसकी चाल बहुत तीव्र थी। एक अनोखी खुशबू ने उसे प्रफुल्ल कर दिया था। अब वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी प्रफुल्लता बढ़ती ही चली जा रही थी। बड़े बड़े हॉल कक्षों के बाद बहुत बड़ा एक पत्थर का ब्रांडा मिला तो वह उसे भी पार कर गया। लेकिन यह क्या, अब वह स्थान छोटा होकर सिकुड़ने लगा था। यह देखकर वह खौफजदा हो उठा। वह ब्रांडा पार करने लगा तो अंत में वह एक छोटे कमरे में आ गया। कमरा चारों ओर से बंद था। अचानक वह भी छोटा होने लगा। कमरा क्षण प्रतिक्षण आकार में घटता जा रहा था, जिसकी छत, दीवारें और फर्श सब उसे घेरते हुए छोटे होते जा रहे थे। इरविन का सारा शरीर पसीने से सराबोर हो रहा था। भयभीत होकर वह अपने बचाव के लिए हर तरफ निगाह दौड़ाने लगा। अचानक उसने अनुभव किया कि जैसे कोई पक्षी उसके सीने पर सवार हो गया है तथा उसका दम घुटने लगा है। भयभीत इरविन चीख मारता हुआ जाकर उठ बैठा। वह पसीना पसीना हो रहा था। जागते ही उसकी निगाह सामने खिड़की पर गई तो घबराकर वह फिर से चिल्ला उठा था, क्योंकि खिड़की की राह एक विशाल चमगादड़ अंदर घुस आया तथा उसके ऊपर चकराकर फिर वापस चला गया। घबराया इरविन एकदम उठकर बिस्तर से नीचे आ गया। अपने साथ उसे अपने साथी का भी ख्याल था। चमगादड़ के कमरे से बाहर निकल जाने के बाद इरविन ने खिड़की को ठीक से बंद करने के विषय में विचार किया, लेकिन ऐसा करने के लिए वह खिड़की के पास गया तो वह चमगादड़ खिड़की पर चिपका, कान खड़े किए हुए और अपनी चमकीली खौफनाक आंखों से उसे ही घूर रहा था। फिर वहां से हटकर वह चमगादड़ पुनः कमरे में घुस आया तथा डरावने ढंग से पंख फड़फड़ाता हुआ वह चक्कर काटने लगा। कुछ देर बाद वह खिड़की की राह ही वापस उड़ता चला गया। अजीब सी आशंका से ग्रस्त इरविन अपने साथी की ओर लपका तथा उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बिस्तर पर अधलेटा सा वह इस प्रकार पड़ा हुआ था जैसे उसने कोई खतरनाक शय अचानक देखी हो और फिर उठने का प्रयास किया हो, लेकिन उसका यह प्रयास व्यर्थ गया हो। उसकी खुली आंखों में भय समाया था।
इस मित्र की मौत का इरविन को बड़ा धक्का पहुंचा था, क्योंकि यह उसका बड़ा हितैषी और हर स्थिति का साथी था। इसी ने उसे भयंकर परिणामों की जानकारी देकर इस खुदाई से भी रोकना चाहा था। इरविन को अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि जब वह डरावने सपने के कारण जागा था तो उसी समय उस विशाल भयानक चमगादड़ ने इसकी जान ले ली थी। फिर भी कुछ आशा संजोकर उसने डॉक्टर को बुलवाया तो जांच परख कर वह बोला कि इसका हार्ट अटैक से निधन हुआ है। डॉक्टर ने यही शब्द इरविन के अन्य साथियों के मरने पर भी कहे थे। उदास इरविन ने यह स्थान भी छोड़ दिया। उस मनहूस चमगादड़ से बचने के लिए अब वह इस देश से उस देश भटक रहा था, लेकिन वह जहाँ पर भी जाता चमगादड़ वहीं जा पहुँचता था। जबकि बार बार इरविन का दिल उसे सचेत कर रहा था कि हीरे जवाहरात से सज्जित चमगादड़ उसके लिए मनहूस है, इसलिए अच्छा हो कि इसे वापस रखाओ। लेकिन अपने मन की आवाज को वह बार बार उपेक्षित कर रहा था। वह भयंकर ख्वाब उसे अभी भी आकर सता रहे थे। ख्वाबों के दौरान वह उसी मकबरे में जा पहुंचता और घुटन व खौफ में फंस जाता था। इसके बाद उसे अपनी सांस घुटने का आभास होता और उसकी नींद खुल जाती थी। जागने के बाद हमेशा उसे वह चमगादड़ खिड़की पर बैठा, खड़े कान और चमकीली आंखों के साथ घूरता दिखता था। इस रहस्यमय और डरावने पक्षी के विषय में उसे विश्वास हो गया था कि यकीनन वह पक्षी अवश्य ही प्रेतलोक से आया हुआ है। लेकिन फिर भी मकबरे से लाया चमगादड़ वह लौटाने को तैयार नहीं था। प्रत्येक रात यही होता था। इसी डर के कारण सोने से भी अब उसे डर लगने लगा था। बिस्तर पर जाने से बचता फिरता था। जब चमगादड़ के भयानक सपने के कारण वह घबरा कर उठता था तो गला सूख चुका और सूजा गला पाता था। चेकअप कराने पर डॉक्टर का एक ही जवाब होता था कि किसी जहरीले कीट ने काटा होगा। एक दिन जब लॉर्ड इरविन एक होटल में रुका और रात को सोया तो वह मनहूस विशाल चमगादड़ वहां पर भी आ पहुंचा और अपनी कर्कश जोरदार चीखों से होटल को दहला कर रख दिया। दिन निकलने पर जब उसकी देर तक नींद नहीं खुली तो वेटर ने जाकर उसे जगाना चाहा, लेकिन वह तो मरा पड़ा था। तुरंत होटल प्रबंधन ने डॉक्टर को बुलाया। उसने भी आकर हार्ट अटैक से उसका मरना घोषित कर दिया। वेटर का कहना था कि उसने साहब के कमरे के दरवाजे खिड़की अच्छी तरह बंद कराए थे, लेकिन सुबह सब खुले हुए मिले। इस पर वह हैरानी भी जता रहा था। भले ही चमगादड़ कितना भी मनहूस या भयंकर था, फिर भी उसने इरविन को अपनी भूल सुधारने का लगातार मौका दिया। पहले उसने एक एक कर उसके साथियों की जान ली थी, और जब वह फिर भी नहीं चेता तो सबसे बाद में उसका अंत किया। सारी चेतावनियों के बाद भी जब उसने वह कीमती चमगादड़ नहीं लौटाया तो उसे जान गंवानी पड़ी थी। लॉर्ड इरविन शहजादी की कब्र खोद कर असलियत जानने आया था, और शहजादी अपना कटा हाथ वापस लाने के लिए 3200 बरस आगे की यात्रा कर चुकी थी।